हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 30 SMS सीरीज। वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड हम पहुंच गए हैं पार्ट 3। द पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर विल कवर द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो आज के जो टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे इन दिस 30 SMS सीरीज में वो है आपका कंसेप्ट ऑफ डिजीज, concept of pathogens and parasite, and the common human diseases like malaria, filariasis, amoebiasis, dengue, common cold, pneumonia, आपका एड्स है, आपका कैंसर है। ओके तो इन डिजीजेस के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड द इम्यूनोलॉजिकल पार्ट। ओके इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी कर लिया है। तो फर्स्ट टू पार्ट जो इस चैप्टर का है दैट हैज बीन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। तो 30 यानी कि 60 MCQ ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड and lots of interesting things we have talked about. You can see how to solve the MCQ in a quickest manner. ट्रिक्स देखे हमने। ओके तो जिन्होंने बाकी के दो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो सजेशन है कि जो गो थ्रू दोज पार्ट तो आपका न केवल रिवीजन हो जाएगा ओके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, बल्कि you can see will also understand how to crack the NEET MCQ in the fastest possible manner. Okay now for today's session तो ये सारे जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं तो इसके वीडियो लिंक्स आर बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन गो थ्रू इट अगेन फॉर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आज हम लोग इन टॉपिक्स के MCQ को डिस्कस करने वाले हैं एंड विल डिस्कस इन सच ए वे न केवल आपका रिवीजन हो जाएगा इन टॉपिक्स का, बल्कि ऑल्सो यू विल गेट द प्रॉपर गाइडेंस हाउ टू डील with the MCQ and get the right answer by selecting the most appropriate option. Okay students, तो चलिए एक एक करके 30 MCQ we will discuss. Okay so MCQ के लिए रेडी। तो पहला MCQ जो आ रहा है तो which of the following pairs contains an infectious and a non-infectious disease respectively? means ये चार ऑप्शंस में आपको दो दो डिजीज का जोड़ी होगा। ओके और उसमें से आपको पहचानना है कि कौन इन्फेक्शियस है और कौन नॉन इन्फेक्शियस, यानी कि पहला वाला इन्फेक्शियस होगा और दूसरा वाला नॉन इन्फेक्शियस होना चाहिए। एंड द सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन डिफरेंट वे, यानी कि नॉन इन्फेक्शियस, इन्फेक्शन, ऑर्डर कैन बी चेंज, या जेनेटिक डिजीज, नॉन जेनेटिक डिजीज, कॉन्जेनाइटल डिजीज, कॉन्टेजियस डिजीज। इन सारे कॉम्बिनेशन के सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। तो एड्स एंड कैंसर बोल रहे हैं, निमोनिया, टाइफॉइड, डायबिटीज एंड मलेरिया, आर्थराइटिस एंड एनीमिया। चलो नीचे से ऊपर थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं। आर्थराइटिस नॉन इन्फेक्शियस, जॉइंट पेन है भाई। अनीमिया खून की कमी, ये भी नॉन इन्फेक्शियस है, तो डी इज नॉट पॉसिबल। डायबिटीज एंड मलेरिया में डायबिटीज इज नॉन इन्फेक्शियस लेकिन मलेरिया इन्फेक्शियस है, लेकिन ये ऑर्डर ओके ये ऑर्डर गलत है क्योंकि पहला यहाँ पे नॉन इन्फेक्शियस है, दूसरा इन्फेक्शियस है, तो दिस कांट बी द आंसर। तो व्हाट इज द राइट आंसर? पहला है एड्स एंड कैंसर। एज यू मस्ट हैव आइडेंटिफाइड, एड्स इज ए वायरल डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज, एंड कैंसर जो है वो नॉन इन्फेक्शियस है। पी ऑप्शन क्या हो गया? निमोनिया एंड टाइफॉइड बोथ आर इन्फेक्शियस एज वी नो। ओके स्टूडेंट्स, तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। ओके जिसमें जेनेटिक, नॉन जेनेटिक, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, इस टाइप के कैन सी व्हाट कॉम्बिनेशन पूछा जा सकता है। मे बी थ्री यू कैन सी डिजीज भी एक साथ पूछे जा सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डिजीज बोथ आर कॉज्ड बाय वायरस। तो अल्टीमेटली यहाँ पे द डिजीज का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कॉजिटिव एजेंट, कि वो वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, फंगल डिजीज है, हेलमिंथिक डिजीज है, रिकेट्शियल डिजीज है। तो उस बेसिस पे नेचुरली अभी ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन अभी आया हुआ है। ओके तो ये भी अलग अलग तरीके से आ सकता है। इंस्टेड ऑफ वायरस यू कैन बी आस्क्ड द बैक्टीरियल, और ऐसे भी आ सकता है। ओके तो विच इज़ द वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीज रेस्पेक्टिवली, यानी कि पहला वायरल होगा दूसरा बैक्टीरियल होगा, या वाइस वर्सा होगा, पहला फंगल होगा दूसरा आपका प्रोटोजुअल हो सकता है। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशंस में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन सेलेक्टिंग द आंसर। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। चलिए तो पहला ऑप्शन है टिटनस एंड टाइफाइड बोथ आर बैक्टीरियल डिजीज। फिर डेंगू एंड पोलियो, क्या लगता है आपको? यस दिस इज द राइट आंसर, बिकॉज डेंगू इज बिकॉज ऑफ डेंगू वायरस और पोलियो इज बिकॉज ऑफ पोलियो वायरस। तो दिस इज द राइट आंसर। फिर बाकी भी देखना है, क्योंकि मैंने आपको हमेशा कहा है कि इवन इफ यू नो द करेक्ट आंसर ड्यूरिंग यू कैन सी प्रिपरेशन, ओके
तो सी दैट डोंट इग्नोर द अदर ऑप्शंस एंड उसके भी बारे में एनालिसिस कीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन को इस तरह अगर आप क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, तो आपके चार कंसेप्ट, कम से कम चार कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो एड्स क्या है? तो एड्स इज ए वायरल डिजीज, कैंसर इज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, अमीबियासिस इज ए प्रोटोजुअल डिजीज, निमोनिया कैन बी वायरल, निमोनिया कैन बी बैक्टीरियल। ओके, सो तो करेक्ट आंसर है हमारा डेंगी एंड पोलियो, विच आर बोथ वायरल डिजीज। तो और भी डिजीज का नेचुरली आपको इंफॉर्मेशन मालूम होना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है विटाल टेस्ट। यस, यू मस्ट बी नोइंग विटाल टेस्ट इज एसोसिएटेड विद ए पर्टिकुलर वेरी कॉमन डिजीज जो है बैक्टीरियल डिजीज है, वो शायद आप जान गए होंगे। इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ, यानी कि नेचुरली वो डिजीज का नाम तो आपको क्लिक हो गया होगा। और फिर डिटेक्ट क्या होता है, इस टेस्ट में क्या डिटेक्ट होता है? So I think you must have all of you must have, you can see, got the answer of the first part कि diagnosis of typhoid fever। तो अगर टाइफाइड फीवर आपके माइंड में आ रहा है तो इट इज करेक्ट। तो अगर आप दूसरे पार्ट को ठीक से अगर रीड नहीं करेंगे तो मे बी यू कैन सी यू विल गो फॉर द लास्ट ऑप्शन डी, टाइफाइड टॉक्सिन ऑफ द टाइफाइड, दैट विल बी द सुसाइडल, यू कैन सी व्हाट डिसीजन। क्योंकि यहाँ पे देखिए पी ऑप्शन क्या है, पी ऑप्शन इज एंटरिक फीवर विच इज द मेडिकल टर्म फॉर टाइफाइड एज वी नो, क्योंकि टाइफाइड को एंटरिक फीवर कहा जाता है मेडिकली, उसको स्लो फीवर भी कह सकते हैं, उसको गैस्ट्रिक फीवर भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं विच आर द अल्टरनेट टर्म फॉर टाइफाइड। तो सारे टर्म आपको मालूम होना चाहिए, बिकॉज इंस्टेड ऑफ यू कैन सी द मेन टर्म, अल्टरनेट टर्म भी आ सकता है। और इस टेस्ट में टाइफाइड के एंटीबॉडीज को डिटेक्ट किया जाता है। और टाइफाइड का एंटीबॉडी कब प्रोड्यूस होता है? जब वी गॉट द सीवियर इन्फेक्शन ऑफ द टाइफाइड, क्योंकि तो उसका लेवल होता है जिसको टाइट्रेशन से मापा जाता है। ओके, द दैट डिटेल यू कैन सी विल गेट इन द वीडियो, आप गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए तो खाई नहीं करना है, यू कैन सी जल्दबाजी नहीं करना है, हर ऑप्शन को ध्यान से एनालिसिस करना है। ओके, तो विडाल टेस्ट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एंटरिक फीवर विच इज टाइफाइड एंड डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट साल्मोनेला। क्योंकि बेसिक इम्यून सिस्टम के हिसाब से हमने देखा कि जब भी कोई इन्फेक्शन आपकी बॉडी में होता है तो हमारा बॉडी उस इन्फेक्शन के खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार कर लेता है। तो दैट्स वाई अगर आप एक डॉक्टर सस्पेक्ट करता है कि आपको टाइफाइड है, तो नेचुरली आपके ब्लड में टाइफाइड या आपके बॉडी में टाइफाइड का एंटीबॉडी डिटेक्ट होना चाहिए। जैसे अभी भी यू कैन सी इफ यू हैव बीन इन्फेक्टेड बाय कोरोना वायरस, तो अल्टीमेटली बॉडी विल प्रिपेयर द एंटीबॉडीज अगेंस्ट कोरोना वायरस एंड दैट कैन बी यूज टू डिटेक्ट या टेस्ट whether you are having corona or not. Okay, so the correct answer is the B option, enteric fever and detection of the presence of antibodies against salmonella. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है आपका, रिंग वर्म इन्फेक्शन कैन नॉट बी कॉन्ट्रैक्टेड बाय। तो रिंग वर्म एज वी नो इज द मिसनोमर, इट अपियर्स टू बी ए डिजीज कॉज्ड बाय वर्म, लेकिन वो वर्म से होने वाला बीमारी नहीं है, इट इज ए फंगल इन्फेक्शन एंड फंगस नॉर्मली डू नॉट एक्ट on or attack the living tissue, it always attacks the dead tissue. So that's why it is a skin infection, it is a hair scalp infection, is the nail infection. तो nail hair और top layer of the skin which is the keratinized layers, इसको ही फंगस ईट कर सकता है। तो इट इज a parasitic we can say fungus। तो ये कैसे आपको नहीं होगा? तो one of the can see mode जो दिया है इसमें से आपको इससे इन्फेक्शन नहीं होगा। तो नेचुरली फर्स्ट वन इज receiving blood of infected person. So ringworm infection cannot occur by receiving blood of the infected person, क्योंकि ये blood borne infection नहीं है, it is not an STD. okay, तो बाकी देख लेते हैं। हैंड शेकिंग या हगिंग, यस, इफ द पर्सन इज इन्फेक्टेड ही मे बी फ्रीक्वेंटली टचिंग द लेजन, और वो थोड़ा केयरलेस रहेगा और उसी हाथ से अगर किसी पर्सन को वो टच करता है या हगिंग करता है तो इन्फेक्शन हो सकता है। शेयरिंग फूड एंड वाटर बिकॉज यूटेंसिल जो यूज़ किए जाते हैं, ओके, इट मे कंटेन जर्म दैट इज फंगल स्पोर्स। और यूजिंग फोमाइट, तो फोमाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ द मोड ऑफ इन्फेक्शन या ट्रांसमिशन मोड है। तो व्हाट इज फोमाइट? द इन्फेक्टेड पर्सन मेनली स्किन इन्फेक्शन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो अगर किसी पर्सन को यू कैन सी डाइजेस्टिव सिस्टम का इन्फेक्शन है जिससे इन्फेक्शन फीकल मैटर से रिलीज हो रहा है, आपका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जिसमें पर्सन कफिंग स्नीजिंग, तो जर्म्स आर गेटिंग रिलीज, और अगर उसको स्किन इन्फेक्शन है देन हिज हैंड्स और अदर बॉडी पार्ट्स मे कैरी द जर्म बिकॉज
ऑफ नॉट मेंटेन प्रॉपर हाइजीन। ओके, तो अगर ऐसा पर्सन जिसके हाथों में, यू कैन सी फिंगर्स में अगर वो जर्म है, ओके, नोइंगली अननोइंगली वो किसी भी आर्टिकल को हैंडल करता है, मोबाइल, डोर नॉब्स, कपड़े हो गए, उसके खुद के गारमेंट्स हो गए, तो नेचुरली these articles will carry the germ. The fomite is nothing but the things or the article used by the patient, infected patient, okay, which carry the germ. Okay, so infected articles used by the infected person is called fomite. Okay, so any article and any material जिसमें germs हो सकते हैं फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, उसको फोमाइट कहते हैं। तो इसके लिए राइट आंसर यहाँ पे है द रिसीविंग ब्लड ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन से आपको रिंग वर्म इन्फेक्शन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, मैच द कॉलम। ओके, तो एनालिसिस करना है। कॉलम 1 में है प्लाज्मोडियम के 4 स्पीशीज, वाइवेक्स, मलेरी, ओवेल एंड फैल्सिपेरम। और राइट साइड के कॉलम में है इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब हाउ मच टाइम दिस पैरासाइट, ओके, प्लाज्मोडियम टेक्स टू डेवलप इन द बॉडी। तो इंक्यूबेशन पीरियड का प्रॉपर डेफिनेशन हमें मालूम है, तो इट इज द टाइम पीरियड बिटवीन द इन्फेक्शन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट क्लिनिकल, यू कैन से सिम्टम्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्योंकि एवरी जर्म व्हेन एंटर्स इन द बॉडी इट टेक्स टाइम टू प्रोड्यूस द साइड इफेक्ट या बैड इफेक्ट या डिजीज, तो उस टाइम पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। ओके, तो प्लाज्मोडियम हैज़ 4 स्पीशीज और हर स्पीशीज का जो डेवलपमेंट टाइम है वो थोड़ा सा अलग अलग है। तो ऑप्शंस देखिए, अभी ऑप्शंस से भी आपको क्लू मिल सकता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है इन द प्रीवियस वैकेंसी आपके सेशंस में कि एमसीक्यू को सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। जस्ट फाइंड आउट द, यू कैन सी, द बेस्ट मैच। तो जो मैच आपको 4 ऑप्शन में से जो मैच आपको बेस्ट लग रहा है कि यही पॉसिबल है, जैसे अगर आपको 100% श्योर है कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है ये 14 डेज लेता है इंक्यूबेशन पीरियड में, और बाकी का अगर आपको कंफ्यूजन है तो जस्ट मैच दैट, यू कैन सी पेयर विद द ऑप्शन। तो ऑप्शन में देखो ए के साथ 3 कौन कौन से ऑप्शंस में है, ए में भी है और डी में भी है, यानी कि आइदर ए विल बी करेक्ट और डी विल बी करेक्ट। हाँ, ये तभी नेचुरली एप्लीकेबल होगा व्हेन वी आर 100% श्योर कि ए का आंसर सी है, ओके, ए का आंसर 3 है, तभी ये ट्रिक जो है ये आपके काम आ सकता है। जरूर नहीं कि पहला, अगर आपको ये मालूम है कि यस डी फैल्सीपैरम जो है इट टेक्स 12 डेज, तो डी का आंसर 2 है, तो डी का आंसर 2 खाली पहले में ही है, तो दिस मेक्स द थिंग्स मोर इजी। खाली बाकी के फिर जो मैच है आपको फिर उसको क्या है एक बार रिचेक कर लेना है। तो इस तरह आपका राइट आंसर ऑफ द गिवन एमसीक्यू है आपका ए। सो वाइवेक्स takes 14 days, malaria takes 28 days, ovel takes 17 days और falciparum takes 12 days to develop the clinical symptoms और manifestation of the disease। और अगर आपको confusion है कि भाई ये याद कैसे करेंगे, तो उसका एक ट्रिक है। ओके, तो आप ये चारों स्पीशीज को इसी ऑर्डर में लिखिए, वाइवेक्स, मलेरी, ओवेल, फैल्सीपैरम, या VMOF ऐसा याद रखिए, VMOF ऐसा याद रखिए। और राइट साइड में नेचुरली अभी आपको इंक्यूबेशन पीरियड को उसी ऑर्डर में लिखना है। वाइवेक्स का है 14, मलेरिया का है 28, ओवेल का है 17, फैल्सीपैरम का है आपका 12। तो इसका मतलब होगा 14, 18, 17, 12। इस तरह 2-3 बार अगर आप इस तरह का कैसे छोटा सा टेबल बना लेंगे तो नेचुरली यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट टिल यू कैन सी योर एग्जाम टाइम, और यू कैन रिकॉल द कैन सी आंसर। तो इट विल बी हेल्पिंग यू इन द बोर्ड एग्जाम ऑल्सो एंड श्योरली इन द नीट और MCQ टाइप के एग्जाम में भी आपको ये हेल्पफुल होगा। ओके, तो वेरी इजी, VMOF 14, 18, 17, 12। ओके, इस तरह यू कैन एक्चुअली मेमोराइज द करेक्ट इंक्यूबेशन पीरियड। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो ये मैंने एक छोटा सा ट्रिक बता दिया। तो दिस टाइप ऑफ ट्रिक यू कैन यूज इन एनी अदर कंसेप्ट ऑल्सो, जहाँ पे आपको नेचुरली सिमिलर यू कैन सी व्हाट टर्म्स हैं, ओके, और उससे रिलेटेड क्या है सिमिलर टाइप के वैल्यूज हैं, तो यही ट्रिक आप यूज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इन्फेक्शन ऑफ एस्कैरिस यूजुअली ऑकर्स बाय। तो वी नो एस्कैरिस का इन्फेक्शन जनरली एग्स की तरह होता है। ओके, तो एस्कैरिस के जो वर्म्स के अंडे हैं, ओके, इट इज रिलीज ड्यूरिंग द रिलीज ऑफ द फीकल मैटर, और अगर उसने फूड और वाटर को कंटेमिनेट कर दिया, या you can see the fly and the cockroach if sits on such a fecal matter it can carry the germ indirectly to the food and water, तब आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। ओके, सो यूजुअली बोला है, तो वर्ड यूजुअली
को ज़्यादा ध्यान देना है, यानी कि कॉमनली सबसे ज़्यादा चांस किससे होता है? करेक्ट आंसर इज सी, ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटामिनेटेड विद एस्कैरिस एग्स. ओके, so that is the right answer. Then there is a possibility of infection if there is a contact with soil or sand having ascaris egg. ये अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से हो सकता है कि आपने हाथ, you can see soil और sand को टच किया जिसमें ascaris के अंडे हैं, and without cleaning your hand you have eaten some food, तब भी इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन that is not the usual, you can see, mode of infection. एंड देखिए डी, देखिए इन ईटिंग इम्परफेक्टली कुक्ड मीट, सो दैट इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी, बट दिस इज नॉट द यूजुअल मेथड. तो सबसे कॉमन मेथड जो है वो है ड्रिंकिंग वाटर और फूड कंटेमिनेट विद एस्कैरिस एग्स. सो दैट्स वाई क्वेश्चन के स्टेटमेंट में जो की वर्ड्स होते हैं उसको बहुत ही ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंस देना है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. आइडेंटिफाई द साइट वेयर Wuchereria bancoff tree. You know, it is a causative agent of the lymphatic, you can see, elephantiasis, filariasis, जिससे होता है elephantiasis condition, यानी कि the lower limbs जो है आपके legs, they swell and you can see the skin become thick just like an elephant. तो ये जो वर्म है, ओके, ये कहाँ पे आपको जनरली मिलेगा? नॉर्मली फाउंड इन ह्यूमन बॉडी. तो इट इज जनरली फाउंड, सो आपको हिंट मिल ही गया है. ओके, इट इज फाउंड इन द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स, मतलब लेग्स. तो इट इज अ ग्रेटर चांस टू गेट एक्यूमुलेटेड इन द लिम्फेटिक वेसल्स. ओके, तो एडल्ट्स वहाँ पे ग्रो करते रहते हैं, दे मल्टीप्लाई, एंड दैट्स वाई कैन सी, और साथ में जो केमिकल्स वो रिलीज करते हैं उससे इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन होता है, एंड बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन से नेचुरली द फाइब्रस टिश्यू गेट्स प्रोड्यूस्ड इन द लिम्फेटिक, यू कैन सी, चैनल्स, और साथ में द एडजेसेंट टिश्यूज, मसल्स और स्किन में स्किन बिकम हार्ड, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ दैट, यू कैन सी, एलिफेंट लाइक लेग. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ दिस इज बायोलॉजिकल? द वर्ड बायोलॉजिकल वर्ड पे ध्यान देना है. कॉजेटिव एजेंट ऑफ कैंसर. ओके, चलिए ऑप्शंस विल मेक ए डिफरेंस. या बायोलॉजिकल मतलब लिविंग. ओके, तो विच ऑफ दिस आप बोलोगे इसमें तो कोई भी नहीं दिख रहा है. चलो एक एक करके आंसर. इथाइल अल्कोहल इज ए केमिकल एजेंट, टोबैको इज ए केमिकल एजेंट, गामा रे इज ए फिजिकल एजेंट. तो बचा आपका ऑन्को वायरस. तो दोज वायरस विच कैरी द ऑन्कोजीन, उनको ऑन्को वायरस कहते हैं. तो देयर मेनी जर्म्स और मेनी वायरसेस जिनके पास ऑन्कोजीन होता है, एंड इफ दिस इन्फेक्शन ऑकर्स, सो दैट पार्ट जहाँ पे वो इन्फेक्शन होता है, दे रिलीज transmit the oncogene, and that cell changes to a tumor cell forming cancer. Okay, so the correct answer यहाँ पे है oncovirus. जैसे रॉस सार्कोमा वायरस, कापूसी सार्कोमा वायरस, ये सब आपके ऑन्को वायरसेस है, बिकॉज दे कॉजेस व्हाट? कैंसर. चलिए नेक्स्ट. कार्सिनोमा refers to what? तो we have got 5 main types of what? Cancer. तो cancer is broadly classified into 5 types depending upon, you can see, in which part of the body, main you can see tissue, fundamental tissue में ये हो रहा है. ओके, तो चलिए, और सबसे कॉमन, तो यहाँ पे ऑप्शन आते आते बताता हूँ. सबसे कॉमन इन्फेक्शन कैंसर होने का काज कार्सिनोमा है. ओके, तो व्हाट डू यू थिंक इज कार्सिनोमा? ओमा मतलब ए ट्यूमर. चलो, द राइट आंसर इज मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन. ओके, तो हर ऑर्गन का अपना अपना स्किन होता है, वेदर एक्सटर्नल और इंटरनल. एक्सटर्नल स्किन, इंटरनल स्किन विच इज हैविंग अ म्यूकस लेयर, थिन लेयर होता है, उसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं. ओके, तो एनी टाइप ऑफ स्किन वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल, अगर उसको कैंसर हो गया, दैट इज कॉल्ड कार्सिनोमा. तो कार्सिनोमा इज द कैंसर ऑफ स्किन लाइनिंग, एक्सटर्नल और इंटरनल ऑफ द बॉडी और बॉडी पार्ट्स. तो इसमें देखिए सेकंड जो ऑप्शन है वो आपको कंफ्यूज करता है. बेनाइन ट्यूमर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. तो इसमें बेनाइन ट्यूमर तो नहीं है, क्योंकि कार्सिनोमा इज द कैंसरस कैंसर, और कैंसर इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ द मेलिग्नेंट ट्यूमर, नॉट बिकॉज ऑफ द बेनाइन ट्यूमर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर विल यू लुक फॉर द स्पोरोजोइट ऑफ द मलेरियल पैरासाइट? तो वी नो कि अगर एक मॉस्किटो के सलाइवा में स्पोरोजाइट्स हैं, और सलाइवा में कहाँ से आ गया? उसके सलाइवरी ग्लैंड से वो सलाइवा में आएगा, एंड दिस इज द इन्फेक्टिव स्टेज. करेक्ट हो? तो अगर आपको स्पोरोजाइट्स को देखना है
तब आपको नेचुरली यू हैव टू गो फॉर वन ऑफ द गिवन ऑप्शंस। तो चलिए मैंने हिंट आपको दे दिया। तो स्पोरोजाइट्स आपको कहाँ पे मिलने वाले हैं? सो दे विल बी फाउंड in the saliva of infected female anopheles mosquito. And suppose ये ऑप्शन अगर नहीं होता कि saliva of infected female anopheles mosquito, तब दूसरा ऑप्शन आपके लिए फिर होता salivary gland of you can see anopheles mosquito. तो any of the two options saliva या salivary gland होना चाहिए, okay? Because sporozoites ultimately क्या है, salivary gland में deposit हो जाते हैं, and when that mosquito actually bites another person, and through saliva the sporozoite enter into the target host, that is human. Next, which of the following is not the property of cancerous cell, whereas the remaining three are, यानी कि some properties are given, okay, of the cancerous cell, चार में से तीन cancerous cells के property है, एक नहीं है। तो जस्ट अभी आपको रिकॉल करना है कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं कैंसर सेल्स के। तो चलिए, क्या लगता है आपको, क्या आंसर है? तो एक एक करके देखते हैं। दे डू नॉट रिमेन कन्फाइंड इन द एरिया ऑफ फॉर्मेशन। यस, कैंसरस सेल्स स्प्रेड फ्रॉम द पॉइंट वेयर दे आर फॉर्म। तो जहाँ पे वो सबसे पहले फॉर्म होते हैं तो उसको कहते हैं नियोप्लाजिया, दैट इज अ प्राइमरी ट्यूमर। जब वो स्प्रेड हो जाते हैं तो स्प्रेड का शुरुआत का जो स्टेज उसको इन्वेजन कहते हैं, और जब वो दूसरे बॉडी पार्ट में स्प्रेड हो जाता है उसको मेटास्टेसिस या मेलिग्नेंसी कहते हैं। तो ए तो नहीं है, ए तो प्रॉपर्टी है। देन दे कम्पीट विद द नॉर्मल सेल्स फॉर नरिशमेंट। यस, ओके। तो जिस पार्ट में, बॉडी के जिस ऑर्गन में आपका कैंसर सेल डेवलप होता है वो सराउंडिंग नॉर्मल सेल्स को डिस्टर्ब करने लगते हैं और उनके न्यूट्रिशंस को, उसके ऑक्सीजन को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड रैपिडली ग्रोज। दैट्स व्हाई द टिश्यू इन विच द यू कैन सी कैंसर ग्रोज या कैंसर ट्यूमर ग्रोज एज सेल्स ग्रोज, उनका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, ओके। देन दे शो कॉन्टैक्ट इनिबिशन। नहीं, ये प्रॉपर्टी कैंसर सेल का नहीं है। दे डोंट स्टॉप डिवाइडिंग। कॉन्टैक्ट इनिबिशन इज अ प्रॉपर्टी जिसमें एक ग्रुप ऑफ सेल जब डिवाइड हो जाते हैं एंड अटेन द मैक्सिमम साइज, ओके, तो दे स्टॉप डिवाइडिंग, ओके, बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग सेल्स। लेकिन कैंसर सेल्स में ऐसा नहीं होता है, दे कीप ऑन डिवाइडिंग एंड दैट्स वाई स्वेलिंग हो जाती है। उस ऑर्गन जो है एक यू कैन सी मास डेवलप हो जाता है। They show hyperplasia, yes. Excessive growth, anaplasia, yes. Abnormal growth and angiogenesis, yes. Because of the cancerous cells, जो blood vessel है वो ट्यूमर में क्या है, स्प्रेड हो जाते हैं। सो डी ऑप्शन इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी। तो इसके लिए करेक्ट आंसर है आपका द सी। दे शुड बी, मतलब करेक्ट आंसर, मतलब जो होना चाहिए था प्रॉपर्टी क्या है, दे डोंट शो कॉन्टैक्ट इनिबिशन। यहाँ पे दिया हुआ है दे शो कॉन्टैक्ट इनिबिशन विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ द नॉर्मल सेल्स। तो यही आपका राइट आंसर है, बिकॉज दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी शोन बाय द कैंसर सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू डिजीज एंड इट्स फीचर। ओके, तो देखते हैं कौन कौन से डिजीज के बारे में बताया गया है, ओके। चलिए, यहाँ पे डिजीज, एक पर्टिकुलर डिजीज और उसके फीचर के बारे में बताया गया है, तो यू हैव टू फाइंड विच ऑफ दिस इज करेक्ट। क्या लगता है दोस्तों? जस्ट गो थ्रू इट। चलिए पहला देख ले, congenital disease are present from the birth, right, may be caused by the genetic abnormality or metabolic disease। ये भी राइट है। तो अल्टीमेटली आपका आंसर पहला ही है, लेकिन तब भी बाकी स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं, ओके। एस्केरिस लार्वा डेवलप्स इन लंग एंड देन एंटर्स इनटू हार्ट बाय पेनिट्रेशन ऑफ हार्ट वॉल। नो 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 नो। एस्केरिस लार्वा अगर लंग्स में डेवलप होता है दैट स्टेज, उसके बाद में वहाँ से वो थ्रोट में जाता है, ओके, और फिर वहाँ से वो वापस इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है बिकॉज ऑफ द स्वेलिंग। तो बी इज रॉन्ग। Serous or abdominal filariasis is caused by Wuchereria and Brugge? No, it is caused by Mansolema species या Loa Loa species, okay. And dengue virus transmitted by bite of female Culex? नहीं भाई, Culex नहीं है, Aedes mosquito है, okay. Yes, the second part is correct, cause ब्रेक बोन डिजीज। यही डेंगू को ब्रेक बोन डिजीज भी कहते हैं बिकॉज सीवियर बोन पेन होता है इन डेंगू, ओके। तो इस तरह देखिए हमारा वैकेंसी थोड़ा रिवीजन भी हो गया, ओके। तो इसके लिए करेक्ट आंसर इज श्योरली फर्स्ट वन। तो इसके लिए वी हैव टू रीड द एंटायर सेंटेंस। कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं, थोड़ा सा ही पढ़ते हैं
और उसके बेसिस पे एक राइट आंसर टिक कर लेते हैं, ओके, मतलब रॉन्ग आंसर टिक कर देते हैं, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है अरे बाप रे पूरा सेंटेंस तो पढ़ा ही नहीं, क्योंकि पहला हाफ जो पहला पार्ट था वो तो करेक्ट था लेकिन सेकेंड पार्ट रॉन्ग था। चलिए नेक्स्ट, विच वर्म कैन कॉज हाइड्रोसील इन मेल। तो हाइड्रोसील इज अ डिजीज, इसमें टेस्टिस के आसपास को स्पेस है सीलों में, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है एंड द स्क्रॉटल सैक इनलार्जेस इन साइज, ओके। चलिए, तो विच इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ब्रगिया। ब्रगिया स्पीशीज जो है आपका ब्रगिया तिमोरी, ब्रगिया, this can cause hydrocele in male, and Wuchereria generally causes, you can see what, elephantiasis of the legs. So लोआ लोआ की वजह से सीरस या एब्डोमिनल, you can see आपका filariasis होता है। ascaris we know it causes ascariasis, तो relatively easy. Next, a person infected with plasmodium experiences recurring chill and fever at the time when, very important concept, even board में आपको ये पूछा सकता है कि भाई जब आपको मलेरिया के 3 क्लासिकल सिम्टम है, पहले ठंडी लगती है, सीवियर ठंडी, फिर तेज बुखार आता है, उसके बाद में प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है, एंड दिस साइकिल इज रिपीटेड आफ्टर आइदर 12 आवर्स, 18 आवर्स, 24 आवर, यू कैन सी 48 आवर, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज ऑफ, यू कैन सी, प्लाज्मोडियम। तो चिल और फीवर आने का कारण क्या है, ओके, तो देखते हैं आपको याद आ रहा है कि नहीं। So the fever in chill is mainly because of the option C, the RBC ruptures due to rapid multiplication of trophocyte and the new RBCs are what infected, यानी कि जो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल चलता है, when RBC is getting infected by the merozoite, तो merozoite RBC के अंदर अलग अलग स्टेजेस तैयार करता है एंड फाइनली ट्रोफोजॉइट्स बनते हैं which ruptures the RBC, और जब RBC रप्चर होता है उस दौरान ही चिल सेंसेशन प्रोड्यूस होता है बॉडी में, यानी कि इफ द पर्सन इज इन्फेक्टेड विद प्लाज्मोडियम इज फीलिंग चिल स्टेज, इसका मतलब है आरबीसीज आर गेटिंग बर्स्ट, उसके बाद में बॉडी का एक ऐसी मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है, फीवर बुखार आता है ताकि इन जर्म्स को कंट्रोल में किया जाए, और उसके बाद में जब कंट्रोल में आ जाते हैं तब आपका फीवर सबसाइड होता है बिकॉज ऑफ द प्रोफ्यूज स्वेटिंग। लेकिन अगर सारे जर्म्स नहीं एक ऐसी आपके किल हुए हैं और फिर से ये साइकिल अगर स्टार्ट हो गया, यानी कि सम ऑफ द आरबीसी आर इन्फेक्टेड, तो फिर से नेचुरली साइकिल रिपीट होता जाता है, तो इसके लिए राइट आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट, पैथोजेनिसिटी ऑफ टाइफॉइड इज ड्यू टू, यानी कि पैथोजेनिसिटी इज द डिजीज प्रोड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ द टाइफॉइड। तो इसके लिए हर जर्म जो है जो बॉडी में एंटर करता है वो बेसिकली ग्रो करने के लिए होता है, लेकिन साथ में वो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज करता है जिसकी वजह से बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस या वो ऑर्गन डैमेज होने लगते हैं, ओके, एंड देन कॉजेज द सिम्टम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज। तो डिजीज प्रोड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ टाइफॉइड किसकी वजह से है, तो यू मस्ट बी नोइंग, तो इट इज बिकॉज ऑफ lipopolysaccharide present on the surface coat associated with the O antigen. तो सेल वॉल एंटीजन इज कॉल्ड ओ एंटीजन, इसी के साथ एक मॉलिक्यूल अगर एसोसिएट रहेगा दैट इज एलपीएस, तो ये दोनों मिलके जो है इससे विरुलेंट फैक्टर तैयार होता है और वही टाइफाइड का पैथोजेनेसिटी को डिटरमाइन करता है, ओके। तो कंफ्यूज करने के लिए आपका बी ऑप्शन डाल दिया, ओके, ओनली ओ एंटीजन नहीं, ओ एंटीजन के साथ एलपीएस लिपोपॉलीसैचराइड कॉम्प्लेक्स ये टाइफाइड के पैथोजेनेसिटी को डिटरमाइन करता है। और सबसे ऊपर वाला है वी आई एंटीजन, दैट इज द विरुलेंट एंटीजन, और इसी एंटीजन के खिलाफ जनरली वैक्सीन्स तैयार किया जाता है। तो वट एवर वैक्सीन्स आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट टाइफाइड टारगेट दैट वी आई एंटीजन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पैथोजन may not cause pneumonia, okay, pneumonia has a multifaceted, you can see what causative agent, तो वायरस की वजह से हो सकता है, फंगस की वजह से हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, फिजिकल इंजरी टू द लंग्स हो सकता है, केमिकल इंजरी टू द लंग्स, स्पेशली आपको मालूम है न्यूमोनिया द डिजीज जिसमें लंग में एयर ट्रैप हो जाता है, स्पेशली अल्वेलाई बिकॉज ऑफ द सीवियर इन्फेक्शन, ओके, उससे पैच डल हो जाता है, द पर्सन इज नॉट एबल टू ब्रीथ, तो कंसोलिडेशन यू कैन सी लंग्स में डल हो जाता है एंड द पर्सन इज नॉट एबल टू ब्रीथ, ओके, सफोकेशन होता है एंड दैट कैन बी फेटल इफ दैट कफ जो जमा हो गया लंग्स में, द एक्सीडेट्स जो जमा हो गया उसको रिमूव नहीं किया गया, ओके। चलिए
तो अभी कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है, ओके। तो विच ऑफ दीज में नॉट कॉज निमोनिया, यानी कि आपको फोकस करना है कि कौन कॉज कर सकता है, ओके। तो एडिनो वायरस एंड न्यूमोसिस्टिक कार्नी, यस, ये दोनों कॉज करते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, उसमें नेचुरली हिंट है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा सबसे डेंजरस, यू कैन सी व्हाट, निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया, दोनों बैक्टीरिया है, इससे होता है। कोविड-19 वायरस, यस, अनट्रीटेड कोरोना का जो वायरस है ये, उससे हो सकता है। रॉस सार्कोमा वायरस, ओके, इससे भी होता है, ओके। लास्ट वाला ऑप्शन राइनो वायरस इज द कॉमन कोल्ड वायरस एंड द क्लोस्ट्रिडियम स्पीशीज, ओके, जो फूड पॉइजनिंग करता है, ओके। तो इनसे नहीं होता है, तो इसके लिए राइट आंसर आपका है डी। चलिए नेक्स्ट, which of the following groups of disease have same or similar mode of transmission? Very good, you can say I like this question, okay। see, तो डिजीज के ग्रुप होंगे, यस ग्रुप है। तो आपको ये फाइंड करना है कि आउट ऑफ द गिवन ग्रुप्स विच ऑफ देम हैव द सेम और द सिमिलर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि सबका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो एक जैसा होना चाहिए ना, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, ओके। तो हर डिजीज का ट्रांसमिशन मोड हमें मालूम होना चाहिए, ओके। तो करेक्ट आंसर क्या है, तो एनालिसिस करते हैं। एड्स इज एसटीडी, ब्लड से फैलता है। हेपेटाइटिस ए जो है वो आपका वाटर पानी से, ब्लड से भी थोड़ा फैलता है। येलो फीवर वो मॉस्किटो बॉर्न है। रिंग वर्म नेचुरली वो स्किन कॉन्टैक्ट से होता है, तो नेचुरली फर्स्ट तो होगा नहीं। फिर बी में देखो निमोनिया, हवा से एक्यूट कोरोना आपका है। कॉमन कोल्ड ये भी हवा से। ड्रॉपलेट न्यूक्लियस से। मलेरिया मॉस्किटो से, ये भी नहीं है, क्योंकि थर्ड लास्ट को पढ़ने की जरूरत है। गोनोरिया इज एसटीडी। फिर सी में है अमीबियासिस, यस, फूड फीको ओरल है। टाइफॉइड इज फीको ओरल, मतलब फीकल मैटर से वो आपके मुंह में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ जाएगा, ओके, थ्रू कैरियर्स, फ्लाइज, मॉस्किटो, यानी कि ये सब आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीज है। स्कैरियासिस, जियाडिस, ये सारे एक जैसे बीमारी है जो फूड बॉर्न या वाटर बॉर्न है। तो दैट्स द करेक्ट ऑप्शन है सी, ओके। तो डी को देखने की एक्चुअली जरूरत नहीं है, तभी देख लेते हैं। मलेरिया मॉस्किटो बॉर्न। फाइलेरिया सिस, ये भी मॉस्किटो बॉर्न है, लेकिन मॉस्किटो अलग है। देखिए मलेरिया के लिए आपका है एनोफिलिस, फाइलेरिसिस के लिए आपका है क्यूलेक्स, और डेंगू ये भी मॉस्किटो बॉर्न है, उसका कैरियर है आपका एडिस मॉस्किटो। और डर्मेटोफाइटिस वो स्किन इन्फेक्शन है। तो देखिए रिवीजन भी इधर हो गया आपका, ओके। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है सी। तो जिस तरह आई एम एनालाइजिंग दिस, यू कैन सी 4 ऑप्शन, तो इसी तरह अगर आप एनालिसिस करोगे, तो फिर से बोल रहा हूँ, दिस इज द मोस्ट आइडियल वे ऑफ प्रिपरेशन फॉर द नीट, यानी कि हर एमसीक्यू को इस तरह डिटेल में आप एनालिसिस कीजिए। राइट आंसर आपको श्योर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी आपको जरूर मिलेगा, लेकिन बाकी के ऑप्शंस किससे रिलेटेड है, ओके, वो मेन आंसर जो है उससे कितना डिफरेंट है, वाई दे आर डिफरेंट, वाई इट इज़ नॉट द आंसर। अगर आपने ये थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लिया तो आपका एक कैन मल्टीपल कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में क्या है कवर हो जाएगा और सॉल्व भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। मैच द कॉलम विद रिस्पेक्ट टू इन्फेक्शियस डिजीज। ओको 3 कॉलम्स हैं। पहले कॉलम में डिजीज का नाम है, दूसरे कॉलम में उसका सिम्टम, एंड थर्ड कॉलम में है द ट्रीटमेंट, मेनली द केमिकल ट्रीटमेंट, ओके, ड्रग्स हैं, ओके। तो इसमें भी नेचुरली सेम आप कर सकते हो कि जिस बीमारी का आपको 100% मालूम है सिम्टम क्या है और 100% आपको मालूम है ट्रीटमेंट क्या है, उस सीक्वेंस को आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए एंड यू विल गेट द राइट आंसर, ओके। तो चलिए, तो इस पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो यू हैव टू गो थ्रू द, यू कैन सी व्हाट, डिजीज सेक्शन अलग अगेन, एंड यू कैन सी नोट डाउन द इंपॉर्टेंट सिम्टम्स एंड द ट्रीटमेंट्स, ओके। द करेक्ट आंसर क्या लगता है, फटाफट जरा कर लीजिए। आपको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, बिकॉज यू शुड नॉट कंज्यूम मोर देन 1 मिनट इन ए पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए क्या लग रहा है आपको, ओके। चलिए राइट आंसर आपके सामने है बी, ए का 3B है, मतलब एमीबियासिस में होता है ब्लडी म्यूकॉइड स्टूल, गैस, यू कैन सी फ्लैटुलेंस, और उसका जो आपका इलाज है वो है मेट्रोनिडाजोल, ओके। दैन फाइलेरियासिस में नेचुरली इडिमा, थिकनिंग ऑफ स्किन, और साथ में होगा आपका उसका दवाई जो है वो है डाईइथाइल कार्बामाइजिन, ओके। तो इन दिस वे यू कैन जस्ट गो थ्रू। तो इससे आपका रिवीजन भी हो रहा है, मेन सिम्टम्स भी आपको दिख रहे हैं, और द ट्रीटमेंट जो है वो भी आपके सामने दिख रहा है, ओके स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट,
Which one of the following statement is correct with respect to AIDS? Okay, very interesting. तो AIDS से रिलेटेड जो भी you can say नॉलेज है उधर आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, माइन्यूट से माइन्यूट चीजें करेक्ट आपको फाइंड करना है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, HIV कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ईटिंग फूड। ओके, यहाँ पे पूरा आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। तो फूड से, वाटर से, कैजुअल हगिंग से, किसिंग से, नॉर्मल किसिंग से, डीप किसिंग से हो सकता है। इफ देयर इज ए माउथ अल्सर बिटवीन द पार्टनर हो सकता है। इंसेक्ट बाइट से नहीं होता है। ओके, शेयरिंग द यूटेंसिल्स वगैरह से नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है। ड्रग एडिक्ट्स एंड सेक्स वर्कर्स आर लीस्ट ससेप्टेबल। नो, दे आर द रिस्क ग्रुप। तो जो ड्रग्स यूज़ करते हैं, एक ही नीडल से एक दूसरे शेयरिंग करते हैं, सेक्स वर्कर्स, ओके, अगर प्रोटेक्शन नहीं लिया तो नेचुरली दे कैन कॉन्ट्रैक्ट द HIV। फिर द कॉजेटिव एजेंट जो है वो है आपका HIV। इट एंटर्स द हेल्पर टी सेल, यस, एंड दस रिड्यूस देयर नंबर। या ये तो एड्स का मेन, यू कैन सी व्हाट, एड्स वायरस का मेन आपका पैथोजेनिसिटी है, वो हमारे बॉडी के वॉच डॉग को, दैट इज हेल्पर टी सेल को क्या है, डैमेज कर देता है। एड्स पेशेंट आर बीइंग फुली क्योर्ड, नो। विथ प्रॉपर केयर एंड न्यूट्रिशन, नो। तो एड्स कैन नॉट बी क्योर्ड, हाँ, यू कैन जस्ट मेंटेन दैट पर्सन because you cannot remove, you can see, the HIV virus from the AIDS patient completely. Okay, तो लास्ट ऑप्शन कंफ्यूज करने के दे दिया है, बिकॉज वी नो देर इज नो क्योर प्रेजेंटली फॉर द एड्स। ओके, so there is no vaccine still available, efficient universal vaccine is not available for AIDS. So that's the correct option आपका है C. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which is incorrect match between disease, casual orgasm, मीडियम और ट्रांसफर एंड सिम्टम। तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आएगा। यहाँ देखिए, आपको नेचुरली इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनडायरेक्टली आपको चेक करना है। तो चलिए, आपके लिए सेल्फ स्टडी जैसा है, जस्ट गो थ्रू, क्या लग रहा है आपको, क्या राइट है। तो आपको यहाँ पे रॉन्ग मैच फाइंड करना है। तो कोई भी एक एस्पेक्ट अगर रॉन्ग है तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो पहले देखिए, एस्कैरियसिस इज कॉज बिकॉज एस्कैरिस, यहाँ तक ठीक है। थ्रू कंटेमिनेटेड फ्रूट वेजिटेबल, ये भी करेक्ट है। इंटरनल ब्लीडिंग होता है, मस्कुलर पेन होता है, एनीमिया होता है, फीवर होता है, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन, ये करेक्ट है। यानी कि एस्कैरिस का पार्ट तो पूरा भी करेक्ट है। ओके, अमीबियासिस का बोल रहे हैं, एंटेमिया हिस्टोलिटिका है, यस करेक्ट है। ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड, सेम, ये भी करेक्ट है। स्टूल जिसमें लूज मोशन होता है विद एस्कस म्यूकस एंड ब्लड, ये भी करेक्ट है। तो अमीबियासिस भी करेक्ट है। ओके, तो अल्टीमेटली इसका मतलब आंसर या तो सी है या तो डी है। राइट आंसर इज द सी। सी रॉन्ग क्यों है देखते हैं। एलिफेंटियासिस, ओके, कुरेरिया होता है, यस, इट इज ए राउंड वर्म। ओके, एंड लिम्फेटिक वेसल और लोअर आर्म अफेक्टेड, थिकनिंग ऑफ स्किन एंड स्वेलिंग। अरे भाई, ये तो सही लग रहा है। तो सही जो लग रहा है वो क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे राउंड वर्म डाल दिया है। ओके, तो राउंड वर्म जो है वो रॉन्ग वर्ड हो गया है, राउंड वर्म नहीं है। इट इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय द राउंड वर्म। तो मीडियम ऑफ ट्रांसफर यहाँ पे गलत डाल दिया है। ओके, कंफ्यूज करने के लिए देखिए, क्योंकि आपको लगेगा चलिए राउंड वर्म, लेकिन राउंड वर्म इज नॉट द मीडियम इन ट्रांसफर। वहां पे होना चाहिए था आपका क्या, क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो, तब ये राइट होता है, इजंट इट। देखिए, एक छोटे से कैंसी सेगमेंट की वजह से आपको पूरा सेंटेंस राइट लगा होगा, लेकिन वही एक्चुअली क्या है, रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following phases does not take place inside RBC in the asexual life cycle of plasmodium? तो ह्यूमन में असेक्सुअल स्टेज प्लाज्मोडियम का डेवलप होता है, जिसको साइजोगोनी भी कहते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट यू कैन सी साइट है जहाँ पे प्लाज्मोडियम डेवलप होता है। एक तो आरबीसी के अंदर जो क्लासिकल यू कैन सी व्हाट स्टेज होता है, और दूसरा होता है लीवर के अंदर। तो लीवर के अंदर के स्टेज को क्या कहते हैं, एक्सो एर्थोसाइटिक साइकिल। आरबीसी के अंदर के स्टेज को कहते हैं एर्थोसाइटिक साइकिल। ओके, उसको प्री पोस्ट भी कहते हैं, ऐसे बहुत सारे टर्म हम लोग यूज कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर नेचुरल हिंट दे दिया, तो इट इज एक्सो एर्थोसाइटिक साइजोगोनी। यानी कि जब आपका आरबीसी सॉरी प्लाज्मोडियम आरबीसी के अंदर नहीं है तो उस स्टेज को एक्सो, द आउटसाइड आरबीसी, आउटसाइड द आरबीसी के बाहर। तो इट इज मेनली इन लीवर। तो लीवर में जब प्लाज्मोडियम डिवाइड हो रहा होता है, ओके, तब उस स्टेज को एक्सो एर्थोसाइटिक साइजोगोनी कहते हैं। ओके,
चलिए नेक्स्ट, फिलिप्स, ओके। कैंसर इज जनरली कॉज ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ डैश टू डैश और एंड इनएक्टिवेशन ऑफ डैश। तो दिस इज द जेनेटिक बेसिस ऑफ कैंसर। तो बेसिकली को मालूम है कैंसर इज कॉज बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। तो एक्चुअली दिस फैक्टर एक्चुअली इंक्रीज द चांस ऑफ एनी ऑफ दिस। ओके, एक्टिवेशन होगा नहीं तो इनएक्टिवेशन समथिंग होगा। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या है। So you have to be very careful in selecting the order of the, you can see what word. ओके, तो व्हाट आर द राइट आंसर स्टूडेंट्स? तो बेसिक क्या है, जेनेटिक बेसिस ऐसा है कि एवरी सेल हैज ए जीन जिसको कहते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन, जो इनएक्टिव कैंसर जीन है। अगर वो किसी वजह से एक्टिव हो गया तो वो बन जाता है ऑन्कोजीन। तो अगर ऐसा हो गया आपके बॉडी में, अगर ऑन्कोजीन आ गया या बॉडी का ही प्रोटो ऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो गया, तो दैट सेल बिकम ट्यूमर सेल। और इस ट्यूमर सेल को यू कैन सी कंट्रोल करने के लिए वी हैव गॉट वन मोर जीन जिसको ट्यूमर सप्रेसर जीन कहते हैं। तो अगर किसी वजह से ये ट्यूमर सप्रेसर जीन इनएक्टिव हो गया तो भी नेचुरली कैंसर हो सकता है। तो राइट आंसर इज देयरफॉर द बी ऑप्शन, द एक्टिवेशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन टू ऑन्कोजीन या इनएक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो दिस इज द जेनेटिक बेसिस ऑफ कैंसर, वो स्टेटमेंट है। तो कीप दैट इन माइंड। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कार्सिनोजन, मतलब द फैक्टर और द एजेंट वेदर इट इज फिजिकल केमिकल जो कैंसर कॉज कर सकता है उसको कार्सिनोजेन कहते हैं, या कैंसर कॉजिंग एजेंट्स या फैक्टर्स भी कहते हैं। ओके चलिए, तो नाउ तो आपके टेक्स्ट बुक में नेचुरली नंबर ऑफ टेबल्स इज गिवन। ओके, तो मोस्ट कॉमन कार्सिनोजन का टेबल है। फिजिकल एजेंट सबको मालूम है, एक्सपोजर टू रेडिएशन, एक्सरे, गामा रे, ओके, रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स के एक्सपोजर से होता है फिजिकल, करेक्ट। और आपके केमिकल्स है कोल टार, टोबैको, बहुत सारे थिंग। चलिए, तो इसमें से अभी आपको वो ग्रुप ढूंढना है, ओके, जिसमें एक भी बंदा जो है कार्सिनोजन नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, जैसे पीवीसी, अल्फा इंटरफेरॉन जो एक्चुअली कैन सी व्हाट इम्यून सिस्टम का बूस्टर है, वो कोबाल्ट 60 से एक्चुअली ट्रीटमेंट किया जाता है। तो सी ऑप्शन इज नॉट ए कार्सिनोजेन। ओके, बाकी सब जितने भी बाकी के टर्म्स आपको दिख रहे हैं वो सब कार्सिनोजेन्स है, एज वी हैव सीन इन द कैंसर टॉपिक। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रू अबाउट कैंसर टाइप? यस, कैंसर के टाइप से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट राइट है? तो नेचुरली फिर से कैंसर हैज 5 मेन टाइप्स, कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया और आपका लास्ट वाला एडिनोसार्कोमा। ओके, और इसमें से देखिए सब में मामा है, ओमा ओमा है, लेकिन ल्यूकेमिया में यू कैन सी ओमा नहीं है क्योंकि ल्यूकेमिया में आपका ट्यूमर फॉर्म नहीं होता है। तो दैट इज द हिंट। हम देखते हैं कि आप वो हिंट को पहचान सकते हैं कि नहीं। चलिए, एनालाइज कर लिया, अब देखते हैं राइट आंसर क्या है, फिर डिस्कस करेंगे। द राइट आंसर इज लिम्फोमा इज ए टाइप ऑफ कैंसर विच डेवलप्स इन द टिश्यू, lymphatic tissue. तो spleen is a lymphatic organ, Peyer's patches is a lymphatic tissue, thymus is a lymphatic organ. तो B option is correct. बाकी फिर क्यों you can see wrong है? Carcinoma is the most common type of cancer which develops in glandular tissue. No, epithelial टिश्यू में वो डेवलप होता है स्किन में। ओके, नॉन ग्लैंडुलर टिश्यू में डेवलप होता है। ओके, क्योंकि ग्लैंडुलर टिश्यू वाला कैंसर अलग कर दिया है, उसको एडिनोम सार्कोमा कहते हैं। तो ये नेचुरली डिफरेंस है। Then sarcoma is a type of cancer which develops in every type of connective tissue. No, it develops, you can see, क्योंकि अभी कनेक्टिव टिश्यू में आपका बोन में होता है, लेकिन ब्लड का कैंसर अलग कर दिया है और लिम्फेटिक टिश्यू का कैंसर अलग कर दिया है। तो इसके लिए इट इज़ नॉट डेवलपिंग एवरी टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन ब्लड कैंसर को हम लोगों ने ल्यूकेमिया में रखा है। और लास्ट देखिए, ल्यूकेमिया इज ए टाइप ऑफ ब्लड कैंसर इन विच एबनॉर्मल एक्सेस WBC इज फॉर्म्ड। यस, ये तो होता है along with the tumor formation. Wrong, tumor formation do not occur in leukemia. तो देखिए, तो स्टेटमेंट जो है उसको ठीक से एनालाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सेंटेंस का हर पार्ट एक्यूरेट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, कॉमन कोल्ड डिफर्स फ्रॉम न्यूमोनिया इन दैट, यानी कि कॉमन कोल्ड और न्यूमोनिया में क्या डिफरेंस है। ओके, चलिए, तो पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको? ओके, तो पढ़ लीजिए, देख लेते हैं आपके हिसाब से आंसर क्या है, फिर हम लोग राइट आंसर देने के बाद डिस्कस करेंगे।
तो राइट आंसर आउट ऑफ द 4 इज द बी, क्योंकि निमोनिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय लाइव एट्यूनेटेड बैक्टीरियल वैक्सीन। ओके, तो निमोनिया के लिए वैक्सीन है, लेकिन कॉमन कोल्ड के लिए कोई इफेक्टिव वैक्सीन नहीं है। उसका कारण एक्चुअली आपको इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, कॉमन कोल्ड हैज़ ए एक्सलेंट एबिलिटी ऑफ म्यूटेशन। फॉर्चुनेटली कॉमन कोल्ड इज ए माइल्ड यू कैन सी इन्फेक्शन से कोई फेटल यू कैन सी सिम्टम्स या इफेक्ट डेवलप नहीं होता है। दैट्स वाई यू कैन सी पर्सन कैन हैव कॉमन कोल्ड frequently also without causing much harm to the body. Okay, but pneumonia is very much you can see fatal if it is not treated in time. Okay, तो इसके लिए निमोनिया के लिए वैक्सीन लेना एक्चुअली विल बी मोर प्रेफरेबल। ओके, और निमोनिया के लिए वैक्सीन है। बाकी टर्म्स में थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक होता है। निमोनिया इज कॉज बाय वायरस while the common cold is caused by bacterium। उल्टा हो गया भाई। ओके, निमोनिया इज ए कम्युनिकेबल डिजीज, यस, वेयर कॉमन कोल्ड इज ए न्यूट्रिशनल। अरे बाप रे, ये तो मजाक ही हो गया। कॉमन कोल्ड इज ऑल्सो ए you can see communicable disease. Pneumonia pathogen affects alveoli, whereas common cold affects the nose, respiratory पैसेज एंड लंग्स। अरे बाबा, नोज तक तो ठीक था, रेस्पिरेटरी पैसेज विद लंग्स को वो इन्फेक्ट नहीं करता है। तो कॉमन कोल्ड रियरली इन्फेक्ट्स द लंग। ओके, तो इसके लिए लास्ट ऑप्शन भी जो है वो आपका रॉन्ग है। तो मे बी इफ यू डोंट नो अबाउट द बी, तो अल्टीमेटली यू मे ऑप्ट फॉर द डी ऑप्शन। सो दैट्स व्हाई यू कैन सी द बेसिक नॉलेज, एक्यूरेट नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट, which one of the following statement is correct with respect to the life cycle of different parasites। तो अलग अलग पैरस का लाइफ साइकिल है, उससे रिलेटेड एक्चुअली कुछ स्टेटमेंट्स हैं, तो यू हैव टू फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। तो चलिए पढ़ लीजिए, देखिए क्या लगता है आपको कौन सा स्टेटमेंट। तो पहला वाला है आपका फाइलेरियासिस से रिलेटेड, दूसरा आपका मलेरिया का लाइफ साइकिल, तीसरा एस्कैरियासिस का लाइफ साइकिल, और चौथा आपका एंटेमीबा का लाइफ साइकिल, इजंट इट। तो चलिए, okay, you can do a pause, okay, to take more time when I'm giving you the time to analysis। चलिए, राइट आंसर स्टूडेंट है आपका पहला। तो फर्स्ट यू कैन सी स्टेटमेंट इज राइट, क्योंकि माइक्रोफाइलेरिया वर्म का L1 से L3 स्टेज मॉस्किटो में डेवलप होता है, क्योंकि माइक्रोफाइलेरिया वर्म इज ए इन्फेक्टिव स्टेज फ्रॉम ह्यूमन टू आपका मस्कीटो, और मस्कीटो से जो स्टेज हमारे ह्यूमन में वापस आता है वो L3 स्टेज है। तो L3 स्टेज ह्यूमन में आने के बाद वो एडल्ट यू कैन सी व्हाट वर्म्स में डेवलप हो जाता है। ओके, फिर बी, सी और डी क्यों रॉन्ग है, क्या रॉन्ग हो गया। द सीक्वेंस ऑफ प्लाज्मोडियम स्टेज इज स्पोरोजॉइड करेक्ट है। स्पोरोजॉइड के बाद मीरोजॉइड स्टेज होता है, मीरोजॉइड के बाद ट्रोफोजॉइड होता है, बाद में गैमेटोसाइट। ओके, और उसके बाद में ऊकाइनेट। तो यहाँ पे सीक्वेंस जो है ऑर्डर में नहीं है। तो एस्केरिस एग हैच इन इंटेस्टाइन टू फॉर्म इन्फेक्टिव लार्वा विच माइग्रेट फर्स्ट टू लिवर। नहीं, सबसे पहले जो माइग्रेशन होता है वो लंग्स में होता है। ओके, ये भी रॉन्ग हो गया इधर। दैन इंजेक्शन ऑफ क्वाड्री न्यूक्लिएटेड cyst of एंटीमीबा लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ 4 अमीब्यूल्स। नहीं, 4 नहीं, 8 अमीब्यूल्स बनते हैं। तो देखिए, एक सिंगल वर्ड और टर्म की वजह से स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया है। ओके, सो दैट्स व्हाई यू कैन सी योर जब प्रिपरेशन है उसमें हर एस्पेक्ट को आपको एक्यूरेटली दिमाग में फिट करना है, देन ओनली सच टाइप ऑफ वैकेंसी स्पेशल एमसीक्यू को आप ज़्यादा एक्यूरेटी क्या है सेट कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। चलो फिर से, तो एक ट्रिकी टाइप का स्टेटमेंट है, तो इसके लिए आपका कंसेप्ट जो है पैरासाइट से रिलेटेड, पैथोजन क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, ये सब क्लियर होना चाहिए। ओके, so this thing has been you can see explained very beautifully in my first you can see what video on this disease concept, you can watch through it। तो अब देखते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे है, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो यहाँ पे है वो है ऑल पैथोजेंस आर पैरासाइट। यस, ये पार्ट तो करेक्ट है, लेकिन ऑल वेक्टर्स आर पैरासाइट, ये पार्ट इनकरेक्ट है। तो इसके लिए सी इज व्हाट द राइट आंसर फॉर अस। तो बाकी सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है, उस पर आपको गिव रीजन आ सकता है इन द बोर्ड एग्जाम। ऑल पैथोजेंस आर पैरासाइट बट ऑल पैरासाइट्स आर नॉट पैथोजन। ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो नेचुरली वीडियो आप देखिए, उसमें शॉर्ट में बताता हूँ। जैसे आपका प्लाज्मोडियम जो है वो पैरासाइट है, ओके, लेकिन आपका पैरासाइट मॉस्किटो जो है वो पैरासाइट है, लेकिन वो पैथोजन नहीं है। ओके, तो मोस्ट वेक्टर्स आर इंसेक्ट, ये राइट है, एंड सम इंसेक्ट जो है दे आर पैरासाइट्स। ओके, ये भी करेक्ट है। फिर पैथोजेंस कैन बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये भी करेक्ट है। ओके, चलिए
नेक्स्ट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू HIV आर करेक्ट? ओके, तो देखिए 5 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ओके, तो क्या लगता है आपको कितने स्टेटमेंट्स राइट हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन, अगर आपने एनालिसिस किया होगा और शायद यू मस्ट हैव रीच्ड द यू कैन से राइट आंसर, द राइट आंसर इज ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पे मुझे मालूम है कि आप शायद कंफ्यूज हो गए, अरे बी करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। नहीं, फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है? HIV इज ए रेट्रोवायरस दैट करेक्ट एंड इज कंसिडर्ड डिप्लॉयड। वाई डिप्लॉयड? इसका कारण है वी नो HIV के पास 2 RNA मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि देयर इज आइडेंटिकल कॉपी ऑफ RNA। तो सिंस यू गॉट 2 कॉपीज इट इज कंसिडर्ड एज डिप्लॉयड। ओके, तो सिंगल कॉपी अगर होता तो हैप्लॉयड कहला जाता है। ओके, so since it has the duplicate copy of RNA, इसके लिए it is haploid or it is diploid. Okay, so be तो take that thing in your mind. Okay, तो बाकी तो naturally you must be knowing they are all correct. चलो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आ गया है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से क्या है? So this question is not related to the treatment. Okay, तो क्या लगता है आपको? तो ट्रीटमेंट जनरली कौन सा होता है कि जब बीमारी हो गई है उसके बाद में जो भी थेरेपीज हम लोग करते हैं तो उसको ट्रीटमेंट कहते हैं। ओके, तो क्या लगता है आपको? चलिए, राइट आंसर यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है आपका सी, ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड इन्वॉल्व वैक्सीन नहीं, इट इज अ प्रिवेंटिव यू कैन सी मेजर। ओके, तो बाकी सब ट्रीटमेंट है। ओके, तो हार्ट टेक्निक इज फॉर एड्स, हाईली एक्टिव antiretrovirus therapy. Then treatment of malaria include ACT, that is artemisinin you can see based combination therapy, जिसमें एंटी मलेरियल ड्रग्स पेशेंट को दिया जाता है। और ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर मेनली इन्वॉल्व कॉम्बिनेशन थेरेपी। तो एक यू कैन सी जो आपका थेरेपी है उससे काम नहीं चलता है, ओनली कीमोथेरेपी से काम नहीं चलता है, रेडियोथेरेपी से काम नहीं चलता है, तो सर्जरी से काम नहीं चलता है, एक से ज़्यादा ट्रीटमेंट देने पड़ते हैं। ओके, लेकिन सी जो है वो ट्रिकी था। ओके, टाइफॉइड के लिए एक्चुअली वैक्सीन इज नॉट द ट्रीटमेंट। ओके, ये प्रिवेंटिव यू कैन सी मेथड है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिजीजेस हिपैटोमेगाली ऑकर्स? कि कौन सी बीमारी में लीवर में सूजन आता है? तो नेचुरली टेक्निकल जो मेडिकल टर्म्स है यू शुड नो, हिपैटो मीन्स लीवर, मेगाली मीन्स सूजन या स्वेलिंग। तो क्या लगता है स्टूडेंट्स, कौन से 2 बीमारी में या विच 2 पेयर्स ऑफ द डिजीज, विच पेयर ऑफ डिजीज सॉरी, हिपैटोमेगाली होता है? तो राइट आंसर इज मलेरिया एंड अमीबियासिस, क्योंकि मलेरियल वर्म जर्म्स जो है दैट इज प्लाज्मोडियम वो लीवर को अटैक करता है। अमीबियासिस में नेचुरली द एंटीमीबा है फ्रॉम द ब्लड, इट रीचेस द लीवर कॉजेस एब्सेसिस। तो दैट्स वाई जब लीवर इन्फेक्ट होता है तो उसमें लीवर में सूजन हो जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो मलेरिया एंड अमीबियासिस आर द 2 डिजीज जिसमें हिपैटोमेगाली ऑकर्स। Okay students, in this way we have you can see what reach to the last question. हाँ, अभी इसमें एक ऐड करता हूँ, ए में फाइलेरियासिस में नहीं होता है, एस्कैरियासिस में हिपैटोमेगाली हो सकता है, क्योंकि अगर एस्कैरिस के लार्वा लीवर को इन्फेक्ट करेंगे तो वहाँ पे होगा। ओके, लेकिन बाकी किसी में जनरली कैन सी हिपैटोमेगाली डज नॉट ऑकर। ओके स्टूडेंट्स, विद दिस आज का सेशन कंप्लीट। नाउ इन द लास्ट सेशन, 4th सेशन में हम लोग फिर एडिक्शन यू कैन सी ड्रग अब्यूज और एडोलेसेंस वाले टॉपिक को, जो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का ह्यूमन एंड द डिजीज, उसको हम लोग डील करेंगे। ओके, चलो बाय फॉर नाउ, सी यू सून। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, विद योर कैन सी constructive suggestions so that you can see new things will be added. Okay, chalo, take care students, bye for today.